आज हम देखेंगे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट। बता दूं पहले ही ये चैप्टर बेटे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के लिए पढ़ाया जा रहा है और इसके अंदर पूरे चैप्टर की एक शॉर्ट समरी आपको मिलेगी। अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप तुरंत बताएंगे हाँ भाई सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है ना, और उस दिक्कत को फिर बेटे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट। बेटे सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ाया जाता है रिसोर्स के बारे में, है ना। रिसोर्स क्या है? एनीथिंग विच सेटिस्फाइड आवर नीड, कोई भी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है वो रिसोर्स है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होने चाहिए, मतलब प्रौद्योगिकी उसे दोबारा बना सके, टेक्नोलॉजी उसे बना सके। ये नहीं कि एक बार बन गए तो दोबारा बन ना सके, है ना, दोबारा बनना चाहिए। इकोनॉमिकल फीजिबल, मतलब आर्थिक रूप से फायदेमंद होना चाहिए। जब कोई रिसोर्स खरीदो तो ये नहीं इतना महंगा खरीद ना पाए, फायदा होना चाहिए खरीदने पे। कल्चरल एक्सेप्टेबल, हर लोग उसे क्या करते हो, अपनाते हो। संस्कृति उसे क्या करती हो, हमारी अपनाती हो। ठीक है बेटे, आगे आते हैं, ध्यान देंगे आप। क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स, रिसोर्स बेटे क्लासिफाई है ओरिजिन, ओनरशिप और डेवलप के बिहाफ पे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस बेटे दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, एक होता है बायोटिक जैविक और एक होता है अबायोटिक अजैविक। बायोटिक के अंदर क्या होता है, जितनी भी लिविंग चीज होती है उसको किसमें आएंगी, बायोटिक में, और जितनी भी नॉन लिविंग चीज होती है उसमें आएंगी अबायोटिक में। लिविंग क्या होती है, पेड़ पौधे, अबायोटिक में सॉइल हो गया, वाटर हो गया, माउंटेन हो गया, अबायोटिक। ओनरशिप के बेसिस पे चार टाइप होता है, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। बेटे इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है, वो रिसोर्स जो अपना है, कोई और अगर इसमें आएगा तो भाई क्या लेनी पड़ेगी, मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है, वो रिसोर्स जो कम्युनिटी के लोग, मतलब सभी लोग यूज करते हैं बिना किसी परमिशन के। नेशनल रिसोर्स क्या होता है बेटे, वो रिसोर्स होता है जो किसी कंट्री के कहाँ होगा, अंदर होगा, है ना, या फिर कंट्री से 19.2 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल कहाँ हो सकता है, दूर हो सकता है। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, वो रिसोर्स होता है जो 200 किलोमीटर दूर हो किसी भी कंट्री से, समुद्र के अंदर, और इसे यूज करने के लिए यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की हमें परमिशन लेनी होती है। डेवलप रिसोर्स क्या होता है बेटे, डेवलप रिसोर्स चार टाइप का होता है, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो आज यूज नहीं हो रहा पर फ्यूचर में हम इसे यूज करेंगे। डेवलप रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो आज प्रेजेंट टाइम पे यूज हो रहा है। स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो भाई हम यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मिनरल पड़े हैं, लाखों मिनरल पड़े हैं ना, पर हम इसे यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व रिसोर्स वो रिसोर्स है जो हमने रिजर्व कर रखा है, फ्यूचर में यूज करेंगे, जिसका जिसका यूज कहाँ करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। बेटे आगे आते हैं। इसके बाद बेटे क्या है, ध्यान देंगे आप, ठीक है, सुनिए बेटे। इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है होता है रियो डिजनारो। क्या आता है भाई, रियो डिजनारो, सुनिए आप। रियो डिजनारो अर्थ समिट क्या है, ये 1992 में होता है, जिसमें 100 से ज्यादा नेशंस क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ब्राजील की एक सिटी है जिसका नाम है रियो डिजनारो, यहाँ पे ये अर्थ समिट हुआ था, यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन लेने वाला हुआ था। इसका पर्पस क्या है, सोशियो इकोनॉमिकल, सामाजिक आर्थिक दिक्कत को सॉल्व करना है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, पर्यावरण समस्या को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये साइन करते हैं एजेंडा नंबर 21 पे। सर ये एजेंडा नंबर 21 क्या है बेटे, ध्यान देंगे। एजेंडा नंबर 21, एजेंडा नंबर 21 के अंदर ये बोला गया जितने भी पर्यावरण समस्या, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जितनी भी गरीबी है, बीमारी है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसने करता है ये फैसला बेटे, ये फैसला करता है यूएनसीईडी, है ना, याद रखना। इसकी फुल फॉर्म क्या है, आप बेटे मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे यूएनसीईडी की फुल फॉर्म क्या है ना, देख के किताब का यूज करो, कहीं का यूज करो। यूएनसीईडी का फुल फॉर्म बताना है पेपर में, क्योंकि आ चुका है। आगे आते हैं। फिर बोलते हैं बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। बेटे ये बोला गया है रिसोर्स का इस तरीके से यूज करो कि हमारे एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, और इसको भैया हम बचा के रख सकें, प्रिजर्व कर सकें आने वाली पीढ़ी के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, एक एरिया में संसाधन क्या होता है बेटे, ज्यादा होता है, एक एरिया में संसाधन क्या होता है, कम होता है। तो जहां पे ज्यादा संसाधन है वहां से कम वाले एरिया में संसाधन जब हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो इस चीज को मिलने क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। भाई रिसोर्स प्लानिंग करेंगे कैसे सर, ये बताओ। तो ध्यान दो भाई, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है रिसोर्स है कहाँ पे कंट्री के अंदर। कैसे पहचानोगे, मानचित्र बनाओ, मैपिंग करो, वहां पे जाओ, सर्वे करो, सर्वेक्षण करो, अबे हाँ यार यहाँ पे इतनी चीजें, इतनी चीज नहीं है। उसकी क्वांटिटी पता लगाओ, मात्रा कितनी है उसकी, क्वालिटी पता लगाओ, गुणवत्ता कैसी है, मतलब हाई क्वालिटी का, लो क्वालिटी का। ये पता लग जाने के बाद प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओ, एक योजना बनाओ। किस चीज की, टेक्नोलॉजी, क्योंकि भाई किसी रिसोर्स को तुमने भाई पता लगा लिया एक जगह पे है, उसे जमीन के अंदर से निकालने के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, प्रौद्योगिकी चाहिए, कौशल चाहिए, और संस्थागत ढांचा तैयार करना होगा। फिर जब भाई तुम्हारा रिसोर्स निकल जाए तो इस संसाधन
ठीक है, विकास योजना को तुम्हें भाई राष्ट्र विकास योजना से क्या कर देना, जोड़ देना है। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से जोड़ देना है। इससे ये उन एरियाज में चला जाएगा जहां पे रिसोर्स की क्या होती है बेटे, कमी होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आप बेटे ध्यान देंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या सुनिए। जो मैं नेक्स्ट टॉपिक है भाई ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के ऊपर है ना, रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे होता है, ध्यान देते हैं। भाई सबसे पहले क्या बोला गया, महात्मा गांधी आते हैं, ये बोलते हैं हमारे पास नीड को सेटिस्फाई करने के लिए है ना, जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, पर लालच को पूरा करने के लिए, ग्रीड को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर आता है भाई क्लब ऑफ रोम। ये क्लब ऑफ रोम क्या करता है, ये बोलता है भाई 1968 में रिसोर्स कंजर्वेशन करना चाहिए। कहां पे आके बोलता है, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आके बोलता है हमें क्या करना होगा, रिसोर्स को बचाना होगा। 1974 में सुमेसुर एक पुस्तक लिखता है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसके अंदर गांधी जी ने जो बोल रखा था ना कि ग्रीड को पूरा नहीं कर सकते, नीड को पूरा कर सकते हैं, वो इसने सारी फिलोसफी क्या करी थी, लिखी थी। कब लिखी थी, 1974 में। 1987 में ब्रुकलिन कमीशन आता है, ये लिखता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पीछे पढ़ाता भी आपको, सतत कुशल विकास। और ये सब किस में लिखता है, ये अवर कॉमन फ्यूचर नामक, हमारा साझा भविष्य नामक एक किताब में लिखता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना बेटे, हमारे पास कुछ और टॉपिक आते हैं, जैसे फैलो लैंड क्या होता है ना। फैलो लैंड क्या होता है, सुनो बेटे ध्यान दो। फैलो लैंड मतलब एक ऐसा लैंड, ये दो टाइप का होता है करंट लैंड और एक क्या होता है, अदर करंट लैंड, सॉरी अदर फैलो लैंड और एक करंट फैलो लैंड है ना। करंट फैलो लैंड क्या होता है, वर्तमान प्रतिभूमि जो एक साल या उससे कम टाइम के लिए खेती नहीं की गई जिसके ऊपर। अदर फैलो लैंड क्या होता है, अन्य प्रतिभूमि जिसपे 1 से 5 साल तक खेती नहीं की गई। नेट सोन एरिया क्या होता है, ग्रोस सोन एरिया क्या होता है, देखो नेट सोन एरिया जहाँ पे एक साल में एक बार खेती की जाती है। ग्रोस सोन एरिया जहाँ पे एक बार से ज्यादा बार खेती की जाती है। फिर नेट सोन एरिया में अगर तुम और खेती करते हो है ना, कल्टीवेटेड एरिया को जोड़ दें तो इससे क्या बनता है, ग्रोस सोन एरिया बनता है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है भाई, लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, जब किसी भी जमीन की, भूमि की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, इसके साथ साथ जब उसकी हेल्थ यानी स्थिति खराब हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं बेटे, लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। क्यों होता है लैंड डिग्रेडेशन, जब बेटे हम क्या करते हैं, पेड़ों को काटेंगे है ना, डिफोरेस्टेशन करेंगे, जब माइनिंग करेंगे, खुदाई वगैरह करते हैं, जब इरिगेशन करेंगे बहुत ज्यादा, ओवर इरिगेशन, जब ग्रीजिंग करेंगे, बहुत ज्यादा भेड़ बकरी चढ़ते हैं जमीनों को, इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, अपना केमिकल कहीं फेंक देती हैं, तो इन सबसे बेटे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है ना। आगे आते हैं बेटे, लैंड डिग्रेडेशन के बाद क्या है सुनो। इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है वो है भाई सॉइल के ऊपर। किसके ऊपर आएगा भाई नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारे बेटे, सॉइल के ऊपर आएगा ना। अब देखते हैं सॉइल के बारे में, सुनो। जो मेनली बेटे सॉइल होता है, ये इसकी फॉर्मेशन 6 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। टोपोग्राफी, स्थलाकृति कैसी है, पहाड़ है, माउंटेन है, प्लेट्यू क्या है वहाँ पे, पेरेंट रो किससे बना है, जनक सेल क्या है, क्लाइमेट जलवायु क्या है, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वहाँ पे कोई और चीज रहती है क्या, जैसे शेर है ना, और कोई लाइफ है क्या वहाँ पे, टाइम और वनस्पति। इन 6 फैक्टर के ऊपर हमारा भाई सॉइल फॉर्मेशन क्या करता है, डिपेंड करता है ना, याद रखना। इसके बाद क्या होता है भाई, टाइप्स। हमारे पास भाई सबसे पहले आता है एल्यूवियल सॉइल, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र ने से मिलकर बनाया था। ये दो टाइप का होता है, एक खादर होता है, एक भांगर होता है ना। खादर क्या होता है, न्यू एल्यूवियल सॉइल, भांगर क्या, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। ये इसके पार्टिकल क्या होते हैं, सॉरी, इसके पार्टिकल बेटे छोटे होते हैं और इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बड़े होते हैं ना। इसके ये फ्लड प्लेन के कहाँ होगा, पास, ये फ्लड प्लेन से कहाँ होता है, दूर। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना यानी लाइम की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें लाइम की मात्रा क्या होगी, इन सबकी कम। ये गेहूं, चावल और गन्ने के लिए बहुत अच्छा होता है, जबकि ये गेहूं, चावल और गन्ने के लिए थोड़ा क्या होता है, बेकार होता है। बेटे ब्लैक सॉइल के बारे में देखते हैं। ब्लैक सॉइल देखेंगे बेटे आप, ब्लैक सॉइल का बेटे दूसरा नाम क्या होता है, रेगुर सॉइल होता है ना। कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा कारीगर है। ये वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए चिपचिपा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। हॉट क्लाइमेट में इसके अंदर क्या आता है, क्रैक आता है। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसमें। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। रेड और येलो सॉइल, ये क्रिस्टलीय अग्नेय सेल के ऊपर क्या होता है, पाया जाता है। रेड होता है कलर में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयरन की प्रॉपर्टी होती है, लोहे की गुण होते हैं। किसके अंदर, इग्निशियस रॉक के अंदर। रेड में, जब रेड सॉइल में तुम वाटर मिलाओगे तो येलो सॉइल हो जाएगा। ये काजू की खेती के लिए अच्छा होता है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं भाई क्या है। इसके बाद बेटा हमारा आता है डेजर्ट सॉइल। क्या आता है भाई, डेजर्ट सॉइल। देखते हैं बेटा डेजर्ट सॉइल क्या, ध्यान देंगे आप। ये रेड और ब्राउन कलर का होता है। हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी, मतलब जहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा रहता है और उसके बाद आर्द्रता बहुत कम रहती है, उस एरिया में पाया जाता है। सॉल्ट और सैंड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, खेती के लिए अच्छा नहीं होता, पर वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है बेटे, हिली और माउंटेन वाले एरिया में पाया जाता है ना, जहाँ पहाड़ होते हैं और हिल यानी पर्वत होते हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में पाया जाएगा। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब मिट्टी की ऊपरी परत कटने या फिर बहने लगती है, डेनुडेशन होती है, फिर वॉशिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन।
भाई सॉइल इरोजन के रीजन पूछे तो लैंड डिग्रेडेशन के जो रीजन थे, भूमि निम्नीकरण के, वही रीजन है सॉइल इरोजन के भी। सॉइल इरोजन को बचाएं कैसे? तो भाई वही मतलब उल्टा कर दो, जो लैंड डिग्रेडेशन का उल्टा होता है, सिंचाई कम करो, माइनिंग मत करो, ठीक है, पेड़ों को लगाओ, ठीक है, मतलब उल्टा कर देना है वो। इसमें भी तुम जोड़ सकते हो सॉइल इरोजन कैसे रोकें। उसके साथ साथ अगर तुम्हें और कुछ अच्छा जोड़ना है तो बेटे लिख दो टेरेस फार्मिंग कर दो, है ना, ऐसा शेल्टर बेल्ट बना दो, ठीक है, काउंटर प्लगिंग कर दो। क्या कर दो सर? काउंटर प्लगिंग कर दो। ये सबसे भी क्या कर सकते हैं हम, अपना सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। भाई फैक्ट है तुम्हारी किताब में, देख लो। एक बहता हुआ पानी क्या करता है, बहता हुआ रिवर के लिए चिकनी मिट्टी को काट देता है, और काटने के बाद बेटे वहां पे क्या बनाता है, गहरी नालियां बनाता है, गुलीज बनाता है। इस गुलीज को चंबल में क्या बोलते हैं, रेवाइन बोलते हैं ना। यहाँ तक बेटा आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर कोई दिक्कत आपको लगे तो मुझे बताना, बाकी पूरे चैप्टर की आपको समरी दे दी गई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।